हाँ तो छात्रों, आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के जो शिक्षण टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण की अवधारणा। तो शिक्षण की अवधारणा जो शिक्षण की अवधारणा है, इसके अंतर्गत हम कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें शिक्षण का अर्थ आता है, फिर शिक्षण की परिभाषा, फिर शिक्षण की प्रकृति हो गया, तब फिर शिक्षण के तत्व हो गया, फिर जो है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हो गया, शिक्षण की विशेषताएं हो गया छात्रों, फिर शिक्षण के उद्देश्य हो गया। तो हम बारी बारी से आप लोग समझ की चर्चा करते हैं। तो शिक्षण की अवधारणा को हम कई भागों में बताया कि बांट सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम चर्चा करते हैं शिक्षण के अर्थ के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करके उसका संपूर्ण विकास किया जाता रहा है। इस विकास प्रक्रिया में शिक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। अब शिक्षण जैसा कि यह शैक्षणिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण शैक्षणिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। तो ये मैं आप लोगों को मीनिंग ऑफ जो है एजुकेशन के बारे में बताया। तो अब मीनिंग ऑफ जो है एजुकेशन के बाद आप लोगों को द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, क्या शिक्षण की क्या परिभाषा होती है, अब इसकी जो परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो शिक्षण के अर्थ की बात, शिक्षण की परिभाषा, जैसे शिक्षण की परिभाषा को कई जो है शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसको डिफाइन किया है या इसको जो है परिभाषित करने का प्रयास किया है छात्रों। अब जानते हैं इसमें जैसा कि कोमिसार आते हैं, कोमिसार सॉल्टिस से वो बैंडमैन हो गया, जैक्सन हो गए, स्मिथ हो गए, रैबर्न हो गए, रायंश हो गए, स्किनर हो गए, गेज हो गए, सभी ने अपना अपना विचार जो है शिक्षण के संदर्भ में डिफाइन किया है छात्रों ने। अब शिक्षण की जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अंतर्गत अब हम कोमिसार की डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षण का अर्थ के बारे में बताया कि जो शिक्षण का अर्थ होता है प्रशिक्षण जो है देने से हो गया, शिक्षित करने से हो गया, प्रोपोगंडा प्रचार करने से, या फिर जो है उपदेश या आदेश देने तक इसको जुड़ा है। अब कोमिसार के बाद आगे जो डिफिनेशन नंबर 2 आती है छात्रों, सॉल्टिस एवं बैंडमैन की डिफिनेशन आती है। तो इन्होंने बताया है कि शिक्षण का अर्थ है रचना की एक प्रक्रिया से होता है, जिनसे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है या जिनसे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति करना संभव हो जाता है छात्रों। तो अब ये कोमिसार हो गए, सॉल्टिस बैंडमैन हो गए, फिर जो नंबर 3 हमारा टॉपिक आता है जैक्सन हो गया। तो जो जैक्सन ने ये कहा है कि 2 से अधिक व्यक्तियों, जैक्सन ने ये कहा है कि 2 से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के रूप में शिक्षण को डिफाइन किया है छात्रों उन्होंने। अब कोमिसार मैंने बताया, सॉल्टिस बैंडमैन बताया छात्रों, जैक्सन बता दिए, फिर आगे जो हमारी डिफिनेशन आती है स्मिथ की आती है। तो स्मिथ ने ये कहा है छात्रों कि शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है, शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए रैबर्न की बात, इसके बाद मैंने आपको जैसे स्मिथ बता दिया, अब स्मिथ के बाद आते हैं रैबर्न आते हैं। तो जो रैबर्न है उन्होंने ये बताया है शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम में संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। अब रैबर्न के बाद
आगे आते हैं रायंस की डेफिनेशन आती है, जो रायंस ने ये कहा है कि दूसरों को, रायंस ने ये कहा है कि दूसरों को दिशा निर्देश देना ही शिक्षण कहलाता है। रायंस के बाद फिर रायंस के बाद स्किनर आते हैं। स्किनर ने ये कहा है कि शिक्षण जो होता है वह पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का एक क्रम होता है। रायबर्न हो गए, रायंस हो गया, फिर स्किनर हो गए, फिर स्किनर के बाद फिर गेज के बारे में बात करते हैं। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। शिक्षण एक प्रकार से एक पारस्परिक प्रभाव है जो दूसरे व्यक्तियों के अंदर वो व्यवहार परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जो दूसरे व्यक्तियों के अंदर वो व्यवहार परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में अगर हम शिक्षण की परिभाषा के विषय में बात करें तो एक डिफिनेशन क्लार्क की डिफिनेशन आती है। क्लार्क तो उन्होंने कहा है कि छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन, छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। तो ये मैं आप लोगों को जो है शिक्षण की क्या डेफिनेशन होती है, ये सभी जो डिफिनेशन के बारे में आप सबके समक्ष में प्रस्तुत किया। जो शिक्षण की परिभाषा के बाद फिर इसकी हम प्रकृति के विषय में बात करते हैं। द नेचर ऑफ टीचिंग, द नेचर ऑफ टीचिंग होता क्या है। अब द नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में जान लेते हैं। अगर शिक्षण की प्रकृति के संदर्भ में देखें तो इसकी प्रकृति भी बहुत है। शिक्षण की प्रकृति में अगर देखें तो जो शिक्षण की प्रकृति है इसमें ये कहा गया है शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसी के संदर्भ में देखें, शिक्षण एक अंतःकरण की प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःकरण की प्रक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान है। शिक्षण कला एवं विज्ञान है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अब देखें इसके बारे में जान लेते हैं कि अब शिक्षण के बारे में बताए हैं कि शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति में देखें तो इसकी प्रकृति के संदर्भ में ये कहा गया है कि शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का कार्य किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कराया जाता है। इसीलिए यह कह सकते हैं या तो जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वह सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, या तो जो शिक्षण का कार्य एक किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो कराने का कार्य किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं शिक्षण एक सुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। फिर उसके बाद शिक्षण एक अंतःकरण की प्रक्रिया। अगर इसके संदर्भ में देखें, शिक्षण एक अंतःकरण की प्रक्रिया के विषय में बात करें कि शिक्षण अंतःकरण की प्रक्रिया है तो क्यों है। देखिए, शिक्षण एक अंतःकरण प्रक्रिया है क्योंकि शिक्षण का कार्य होता है शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों मिलकर करते हैं, और इसमें दोनों में किसी एक की अनुपस्थिति होने पर जो शिक्षण का खात्मा भी वह कर सकती है। इसीलिए छात्रों ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण एक क्या है, एक अंतःकरण की एक प्रक्रिया के रूप में छात्रों जानी जाती है। फिर इसी क्रम में देखें तो जो नंबर 3 है, शिक्षण
एक कला एवं विज्ञान है। अगर कुछ जो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ ने ये कहा है कि शिक्षण एक कला है, लेकिन कुछ ने इसको विज्ञान भी माना है। लेकिन अगर कुछ ने देखा है कि शिक्षण और कुछ ने इसको दोनों माना है। जो शिक्षण होता है वो कला एवं विज्ञान दोनों ही जो है माना है। तो इसमें ये अगर देखें तो शिक्षण जो है कला है। तो क्यों है शिक्षण कला? इसीलिए है कि छात्रों क्योंकि इसमें अन्य कलाओं की भांति इसमें देश काल परिस्थितियों में सदैव या हमेशा ही जो है परिवर्तन होते रहते हैं। इसीलिए यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षण एक कला है। और देखें कि शिक्षण एक विज्ञान भी है। कुछ जो है शिक्षा शास्त्री इनको कला न मान करके इनको विज्ञान मानते हैं। और विज्ञान इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसको जो है प्रमाणिक सत्यता की भी इसकी जांच की जाती है और वैज्ञानिकता की खोज भी या खोज का कार्य भी इनमें संभव हो जाता है छात्रों। तो इसीलिए ये कहा गया है कि शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों भी है। और आगे देखें शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अगर देखें कुछ जो है शिक्षा शास्त्री ने इनको जो है बताया है कि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, या तो दिन प्रतिदिन छात्रों के लिए विकास का कार्य करती रहती है। तो विकास का कार्य जैसा कि इसके पहले जो शिक्षा के बारे में बताया गया कि शिक्षा एक स्वदेशपूर्ण प्रक्रिया या शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षण भी एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है, या शिक्षण एक विकास करने का दूसरा नाम है। या जो व्यक्ति कुछ वर्ष के बाद जो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं या तो जो विकास करने का कार्य करते हैं उसी का जो है दूसरा नाम ही छात्रों शिक्षण है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है छात्रों। तो अब देखें शिक्षण एक विकासात्मक जो प्रक्रिया के बाद फिर हम आगे देखते हैं। अब इसके शिक्षण की प्रकृति के बाद फिर शिक्षण के क्या तत्व होते हैं। अब देखें शिक्षण के कुछ तत्व क्या हैं। जैसे इसमें कुछ शिक्षा शास्त्री ने जैसे अनुबंधन माना है। इनमें अनुबंधन हो गया, और एक होते हैं दूसरा अनुदेशन आता है। अनुबंधन हो गया, फिर अनुदेशन हो गया, फिर अनुदेशन के बाद जो नंबर 3 आता है वो प्रतिपादन हो गया, इंडोक्ट्रिनेशन। तो आप देखें शिक्षण के तत्व के बारे में अनुबंधन के बाद इस अनुबंधन के बारे में देखें। पहली परिस्थिति से किसी दूसरे परिस्थिति में जो बदलाव या जो परिवर्तन दिखाई देता है क्रम का अनुबंधन के विषय में देखें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फॉन डाइक ने किया था अनुबंधन के बारे में। अब देखें अनुबंधन के बाद जो शिक्षण के तत्व के बारे में बात करें तो जो शिक्षण के तत्व का जो तीसरा मुख्य एलिमेंट है वो अनुदेशन आता है। जो अनुदेशन का मतलब ही होता है इंस्ट्रक्शन से होता है या छात्रों में जो सूचना देने का कार्य किया जाता है। इसी जो है जो सूचना देने की जो प्रक्रिया होती है इसी को ही नाम दिया गया है अनुदेशन। अनुदेशन के बाद प्रतिपादन में इसमें जो है प्रतिपादित इसमें किसी व्यक्तियों के द्वारा जो प्रतिपादन करने का कार्य या तो जो या जो कुछ तत्व प्रतिपादित किए जाते हैं यही जो है शिक्षण के प्रमुख तत्वों के बारे में मैंने आप सबके समक्ष छात्रों बता दिए। अब शिक्षण के तत्व के बाद अब आते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अगर कुछ कारक के बारे में देखें तो इसके कुछ फैक्टर भी हैं। जैसे इसके फैक्टर के बारे में देखें तो वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी इसमें आता है। वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी हो गया,
फिर इसी क्रम में नंबर 2 आता है पाठ योजना का निर्माण करना हो गया, वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी हो गया, फिर पाठ योजना का निर्माण हो गया। तो अगर देखें तो जो शिक्षण की विशेषताएं होती हैं वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी हो गया, फिर जो है समय से फिर पाठ योजना का निर्माण करना, फिर इसी क्रम में देखें तो कक्षा का वातावरण आ गया छात्रों, कक्षा का वातावरण हो गया। अगर इन सब के बारे में देखें तो ये सभी ऐसे जो है फैक्टर हैं जो कि शिक्षण को प्रभावित करते रहते हैं। अगर देखें तो जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में बात करें तो उसमें जो कारक आता है वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाला जो सर्वप्रमुख या सर्वोत्तम कारक है वह वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी। इसके माध्यम से एक व्यक्ति विशेष को जानकारी मिल जाती है कि हमारे अंदर से किसी अन्य व्यक्तियों में किस रूप में गुणों का अंतर पाया गया है। तो यही क्या है कि इसी के माध्यम से जो है जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती रहती है। तो जो ये है इसमें जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसमें मुख्य कारक या पहला कारक है कि वैयक्तिक विभिन्नता की जानकारी, और उसके बाद जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में पाठ योजना का फॉर्मेशन। अगर आप उचित तरीके से लेसन प्लान या पाठ योजना का फॉर्मेशन नहीं करते हैं तब भी इससे हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है प्रभावित होती है, जिससे जो शिक्षण के कार्य को हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ा नहीं सकते। तो इन सब में देखा जाए तो शिक्षण को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है या जो कारक है, इन कारकों में जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो पाठ योजना का निर्माण हो गया। फिर आगे जो नंबर 3 है वो कक्षा का वातावरण। अगर देखें तो जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में जो तीसरा सर्वोत्तम प्रमुख या सबसे अच्छा कारक जो है वह कक्षा का वातावरण है। अगर कक्षा का वातावरण ठीक है तो शिक्षण, अगर कक्षा का वातावरण भी ठीक या ठीक नहीं है तो इससे भी हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर कक्षा का वातावरण बढ़िया है तो इससे जो शिक्षण की प्रक्रिया हमारी होती है छात्रों प्रभावशाली बनती है। अगर जब जो है कक्षा का वातावरण या उसमें अनुशासनहीनता की समस्या पाई जाती है तो इन सब कारणों से देखें तो ये हमारी जो है इससे शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रायः प्रभावित होती रहती है। तो इन सभी से देखें तो ये कक्षा का जो वातावरण हो गया वह शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो है कारक में ये तीसरा प्रमुख कारक है। और इसी में देखें एक आता है विषय वस्तु का चयन, जो आगे जो नंबर 4 आता है विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का चयन। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि विषय वस्तु का चयन किस ढंग से है। शिक्षण की विशेषताओं में देखें तो विषय या तो जो शिक्षण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इन कारकों में विषय वस्तु का चयन भी एक महत्वपूर्ण रोल या भूमिका अदा करता है। जब उसमें हम अच्छे ढंग से विषय वस्तु का चयन नहीं करते हैं तो इससे हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होते रहते हैं और छात्रों के बीच में भी बाधा उत्पन्न होती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इन कारकों में विषय वस्तु का चयन करना या विषय वस्तु का चयन का होना अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण कारक है। इन सभी कारकों से जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती रहती है। तो इसकी अब जो है शिक्षण की जो अवधारणा में अब हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण की विशेषताएं, फीचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं।
इसकी जो पहली विशेषताएं होती है वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना। फिर जो नंबर 2 है चुने हुए तथ्यों के बारे में जानकारी। फिर जो नंबर 3 है शिक्षण सिखाना। नंबर 3 क्या है? शिक्षण सिखाना हो गया। फिर नंबर 4 आता है सहानुभूति आता है। नंबर 4 में सहानुभूति हो गया। फिर उसके बाद 5वां सहयोग की भावना का विकास आता है छात्रों। फिर जो है 6वां क्या है? प्रजातंत्रीय। उसके बाद 7वां प्रगतिशील हो गया। फिर 8वां गुणवत्तापूर्ण। फिर 9वां जो निर्देशन हो गया। तो अगर शिक्षण की विशेषताओं के बारे में देखें तो जो शिक्षण की विशेषताएं होती हैं ये आप लोगों के एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षण क्या है, इसको किस ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर शिक्षण के बारे में एग्जाम में आपका है इस तरह से बताइए कि शिक्षण क्रियाओं का एक समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं या 2 से अधिक जो व्यक्तियों के आमने सामने जो चलने वाली प्रक्रिया होती है उसी को छात्रों हम शिक्षण कहते हैं। और यह सब बताने के अलावा जैसे कभी पूछता है कि शिक्षण की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं ये होती है कि इसके माध्यम से ही छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन का कार्य छात्रों किया जाता है या किया जाता रहा है छात्रों। आप देखें शिक्षण की विशेषताओं में पहला जो विशेषताएं होती है वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना। अगर देखें जो अति आवश्यक या जो बढ़िया सूचनाएं हैं या अत्यंत मस्त जो सूचनाएं होती हैं उनको जो है प्रदान करना ही जो है शिक्षण के प्रमुख विशेषताएं होती हैं। क्या सूचनाएं होती हैं अगर इसके बारे में देखें तो इसके पहले मैं आपको जो सूचनाएं प्रदान करने का एक माध्यम बताया था छात्रों संप्रेषण के बारे में। जो संप्रेषण की भी प्रक्रिया होती है वह भी सूचनाएं प्रदान करने कार्य करती है। अगर आप लोग ये जाने बातें आती होगी सर संप्रेषण क्या है, किस ढंग से संप्रेषण को डिफाइन किया सकता है, तो देखिए मैं आपको पिछले टर्म में जो टॉपिक बताया था संप्रेषण के बारे में तो उसमें यह है कि संप्रेषण शिक्षण का एक माध्यम होता है छात्रों जिसमें शिक्षक अपनी बात या विचार को छात्रों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता है। तो यही जो पहुंचाने की प्रक्रियात्मक जो परिस्थिति का निर्माण होता है या प्रक्रियात्मक जो परिस्थिति बनती है छात्रों तो उसी प्रक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं छात्रों। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वांछनीय सूचनाएं यानी जो अति महत्वपूर्ण या अत्यंत महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको जो प्रदान करना ही शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और यही अगर देखा जाए यही संप्रेषण की विशेषताएं होती हैं कि छात्रों में सूचनाएं ज्ञान कौशल प्रदान करने का कार्य करती है। तो मैं आपको देखें तो संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा शॉर्टली में जानकारी दे रहे हैं छात्रों। देखिए यहाँ पर जो है जो संप्रेषण शब्द है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से मिलकर बना है छात्रों। जो संप्रेषण शब्द है छात्रों वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से मिलकर बना है। जो कम्युनिकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक कम्युनिस शब्द है इसकी उत्पत्ति मानी गई है जिसका अर्थ छात्रों सामान्य बनाना कॉमन होता है। तो मैं आपको जो है संप्रेषण के बारे में बताया तो लेकिन यहाँ पर जो है जो शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं होती हैं छात्रों में वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना कि छात्र मेरी सूचना या जो हम ज्ञान कुछ दे रहे हैं वो छात्र प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इन सभी छात्रों को जो है सूचना देना ही जो है ये शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं छात्रों मानी गई हैं। अब शिक्षण की विशेषताएं के बाद आगे जो नंबर 2 पॉइंट आता है चुने हुए तथ्यों के बारे में जानकारी। तो देखें तो शिक्षण की जो दूसरी प्रमुख विशेषता यह है
कि इसके माध्यम से जो चुने हुए फैक्ट होते हैं, जो चुने हुए तथ्य होते हैं, उसके बारे में भी छात्रों को जानकारी हो जाती है। क्या चुने हुए फैक्ट होते हैं जिससे अध्यापक पढ़ाना चाहता है, जिसे कक्ष में अध्यापक पढ़ाना चाहता है, या पढ़ाने से पूर्व जो अपनी वो नियोजन करता है, या जो उसके पहले वो पाठ योजना का फॉर्मेशन करता है, जो वो पाठ योजना का फॉर्मेशन करता है। तो इन सभी के माध्यम से या अध्यापक के माध्यम से छात्रों में जो है चुने हुए तथ्यों के बारे में उनको अच्छे ढंग से छात्रों जानकारी हो जाती है, क्या फैक्ट है क्या नहीं है, क्या हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, छात्र क्या पढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक के बारे में छात्रों को या उसी जो फैक्ट के बारे में छात्रों को हूबहू जो है उससे रूबरू करा दिया जाता है, या जो है सेलेक्ट किए हुए फैक्ट के बारे में छात्रों को जो है शिक्षण के माध्यम से उनको जानकारी मिल जाती है छात्रों। तो यही अगर देखा जाए तो जो शिक्षण की अवधारणा है, इस अवधारणा में जो नंबर 2 पॉइंट है कि इसके माध्यम से छात्रों में कुछ चुने हुए जो फैक्ट होते हैं उसकी जानकारी देना होता है। अब छात्रों इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो नंबर 3 पॉइंट हमारा आता है वो शिक्षण सिखाना है। जो योकम एंड जो सिम्पसन है उनके अनुसार जो शिक्षण की विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में जो नंबर 3 पॉइंट आता है शिक्षण सिखाना। अगर देखा जाए तो शिक्षण का मतलब क्या होता है, सिखाना हो गया। अगर यही में अगर इसी में देखें तो एक शब्द अगर जोड़ देते हैं लर्निंग, लर्निंग अगर हम जोड़ देते हैं या जिनको हम अधिगम कहते हैं, तो शिक्षण सिखाना है। तो इसी जो है जो कुछ बालक सीख रहा है, जो बालक के अंदर सीखने की क्षमता का छात्रों विकास हो रहा है, यही उनके अंदर जो विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को ही हम छात्रों अधिगम भी कहते हैं। अगर ये कहा जाए, देखिए शिक्षण एवं अधिगम में प्रायः छात्रों अंतर का भी गुण विद्यमान रहता है, लेकिन देखा जाए तो इनमें अगर बारीकी देखा जाए तो अंतर गुण विद्यमान रहता है, लेकिन जो प्रक्रिया हमारी शिक्षण करती है वही प्रक्रिया जो है मनोविज्ञान में एक शब्द जुड़ा है, लर्निंग या अधिगम। तो अब देखा जाए तो शिक्षण के बारे में जैसे अधिगम है, अधिगम के बारे में जैसे देखा जाए तो व्यवहार के कारण, इसमें एक डिफिनेशन गिलफोर्ड महोदय की है, जो गिलफोर्ड ने ये दिया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ जो कोई परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं, ये गिलफोर्ड ने कहा है। जबकि अब क्रो एंड क्रो के अगर डिफिनेशन पर हम जाएं या उन पर चर्चा करें, उन्होंने कहा है आदतों, ज्ञान एवं जो अभिवृत्तियों का जो अर्जन है उसी प्रक्रिया को ही जो है अधिगम की संज्ञा दी गई है। तो उसी प्रक्रिया को ही क्या कहा गया है, अधिगम की संज्ञा दी गई है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो शिक्षण एवं अधिगम में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अगर गहराई से भी देखा जाए तो इनमें अंतर का भी गुण पाया गया है। जैसा कि देखिए शिक्षण स्वोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, शिक्षण एक अंतःकरण की प्रक्रिया, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अगर ये कहा जाए तो लेकिन जो अधिगम की प्रकृति के बारे में देखा जाए, जो अधिगम की हमारी प्रकृति भी है सेम टू सेम यही बताती है कि अधिगम एक स्वोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के माध्यम से छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन करते हैं। अधिगम जैसे और अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो अधिगम या सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो विकासात्मक प्रक्रिया होती है, यह कभी जो रुकती नहीं है। बालक जो कितना भी बूढ़ा हो जाए तब भी वह व्यक्ति कुछ न कुछ जो है सीखता रहता है। यही सीखने की प्रक्रिया ही मनोविज्ञान में छात्र अधिगम के नाम से जानी जाती है। अगर देखा जाए तो इसी के संदर्भ में जो है अधिगम के संदर्भ में स्किनर ने बताया है कि जो व्यवहार होता है
या तो अधिगम जो है उत्तरोत्तर या सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है वो व्यवहार में, अधिगम व्यवहार में या उत्तरोत्तर या सामंजस्य स्थापित करने का भी जो है कार्य करती है छात्रों। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सिखाना होता है, जबकि जो हमारी अधिगम या जो लर्निंग है उसका भी मतलब क्या होता है छात्रों, सिखाना ही होता है। तो शिक्षण की विशेषताएं या शिक्षण की विशेषताओं में जो नंबर 3 जो है विशेषताएं हैं सिखाना, जो कि यूकॉम एंड सिम्पसन ने ये कहा है, छात्र ने कितना सीखा, छात्र ने कितना जानकारी हासिल किया, तो उनका ये जो है जानकारी हासिल करना या उनके अंदर जो जानकारी हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। और इसी तरीके से अब आगे यहाँ पर जो है 4th पॉइंट आता है सहानुभूति। जो शिक्षण की अगर विशेषताएं के बारे में बात करें तो शिक्षण की 4थी विशेषताएं हैं। इस विशेषताएं के माध्यम से हम छात्रों में सिंपैथी या सहानुभूति की भावना का विकास कर लेते हैं। सहानुभूति का मतलब यह है कि छात्र के अंदर दया भावना का के अंदर विकास हो जाता है। तो छात्र के अंदर जो दया की भावना का विकास हो जाता है, तो इसी के माध्यम से देखें तो वो अपने अंदर जो है या शिक्षण की जो विशेषताएं होती है कि सहानुभूति, इसके अंदर व्यक्ति में संयम, सदाचार आदि गुणों के साथ साथ उनमें सिंपैथी का भी गुण जो है पाया जाता है। अगर इसके अंतर्गत देखें कि जो शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं, इस विशेषताएं में इस विशेषताएं में सहानुभूति एक प्रमुख विशेषता या एक अध्यापक का गुण है कि एक अध्यापक के अंदर जो है प्रायः सहानुभूति का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसी के माध्यम से छात्रों के अंदर इन गुणों का विकास अध्यापक करता है सहानुभूति का। अब आगे देख लेते हैं सहानुभूति के बाद सहयोग की भावना का विकास। अगर देखें तो शिक्षण की विशेषताओं में जो हमारी 5वीं जो है विशेषता है कि इसके माध्यम से छात्रों में सहयोग की भावना का हम विकास कर सकते हैं। छात्रों में किस ढंग से सहयोग किया जाए, छात्रों को कैसा हम सहयोग दें कि वो आगामी या आने वाले समय में वो एक अच्छी मार्ग की ओर अग्रसर हो सके या अग्रसर हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षण की हमारी विशेषताएं हैं, उस विशेषताएं में जो 5वां पॉइंट है छात्रों, इसके माध्यम से हम छात्रों में सहयोग करने की क्षमता या सहयोग करने की भावना का हम विकास कर सकते हैं। अब आगे जो हमारा आता है प्रजातंत्री आता है। जो प्रजातंत्री है इसी को हम छात्रों डेमोक्रेटिक के नाम से हम इनको जानते हैं। देखिए डेमोक्रेटिक पहली बात जो है, एक शिक्षक के अंदर जब शिक्षण कार्य किया जाए तो उनमें प्रजातंत्री भावनाओं का विकास या प्रजातंत्री गुणों का विकास होना ही अत्यंत ही आवश्यक होता है। जिस तरीके से मैं आप सबको समझ छात्रों शिक्षण के जो सिद्धांत थे उस जो थ्योरी के अंतर्गत एक मैं बताया था थ्योरी लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत। तो लोकतंत्री जो व्यवहार का जो है सिद्धांत एक अध्यापक के द्वारा अपनाई गई एक विधि है। तो इसमें भी जो है शिक्षण की विशेषताएं या जो यूकॉम एंड सिम्पसन है उन्होंने जो है प्रजातंत्री गुणों की भावनाओं के विकास कार्य करने पर बल दिया है। तो यहाँ पर प्रजातंत्री का मतलब डेमोक्रेटिक से है, तो प्रजातंत्र है क्या इसके बारे में छात्र जान लेते हैं। जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं इसके बारे में। प्रजातंत्री का मतलब प्रजातंत्र से है, जिनको हम छात्रों डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डेमोक्रेसी जिसको हम लोकतंत्र या जनतंत्र या इसी को प्रजातंत्र तो कहते ही है। कहने मतलब इसको कई नामों से हम जाना जाता है। तो अगर ऐसे कह सकते हैं कि इससे एक व्यक्तित्व का
जो अच्छा विकास है वो जो प्रजातंत्री या जो लोकतंत्री प्रणाली की व्यवस्था है। और इसी के तहत देखें तो जो लोकतंत्री प्रणाली में जो अध्यापक होता है उसमें हमेशा मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है, जिसमें छात्रों में स्वतंत्र चिंतन, मनन, तर्क, निर्णय आदि करने की क्षमता का उनके अंदर विकासकार होना प्रारंभ हो जाता है छात्रों। तो ये अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो जो शिक्षण की विशेषताएं हैं उस विशेषताएं में जो छठी विशेषता है प्रजातंत्री, तो एक अध्यापक की विशेषता ये होती है या तो जो शिक्षण की विशेषता ये होती है उसमें प्रजातंत्री गुणों का प्रायः समावेश होता है या प्रजातंत्री जो गुणों का उसमें विकास का कार्य इसमें पाया जाता है। अब देखें जो प्रजातंत्री की बात जो 7वां नंबर आता है प्रगतिशील आता है। अगर इसके बारे में देखें तो जो शिक्षण की जो विशेषताएं हैं इस विशेषताएं में 7वीं विशेषता ये होती है कि यह प्रगतिशील है, कि हमेशा जो है प्रगति के मार्ग पर ये हमेशा चलती रहती है, कभी जो रुकने का नाम नहीं लेती है। प्रगति के मार्ग पर ये हमेशा अग्रसर होती रहती है और इसीलिए यह भी कहा गया है कि शिक्षण एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण कहने का मतलब कि यह जो है दिन प्रतिदिन जो है प्रगति के मार्ग पर या आगे बढ़ने के मार्ग पर छात्रों को अग्रसित करती है। प्रगतिशील जिसे बोलते हैं प्रोग्रेशनस, प्रगतिशील के मार्ग की ओर छात्रों को ये आगे बढ़ाने का भी जो है कार्य करती है। अब प्रगतिशील की बात आगे आता है गुणवत्तापूर्ण। अब गुणवत्तापूर्ण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो शिक्षण की विशेषताएं ये होती है कि इसमें गुणवत्तापूर्णता प्रायः पाई जाए। जब गुणवत्तापूर्ण ढंग से अध्यापन कार्य किया जाता है तो वही एक अच्छा जो है टीचिंग या अच्छा शिक्षण माना जाता है। अच्छा शिक्षण तभी माना जाता है जब अध्यापक अपने सभी शिक्षण जो है सूत्रों का क्या क्या इनके थ्योरी है इन सभी की फॉलो करते हुए और इनके टीचिंग फार्मूला का प्रयोग करके जो अध्यापन कार्य करते हैं तो वही अध्यापन की विशेषताएं हैं या शिक्षण की विशेषताएं हैं कि उनमें पूर्णता है गुणवत्तापूर्ण हो या वह पूर्णता है गुणवत्तापूर्ण सभी गुणों से पूर्ण हो। तो यही क्या है छात्रों शिक्षण की प्रायः विशेषताएं होती हैं छात्रों। अब देखें गुणवत्तापूर्ण के बाद जो शिक्षण की विशेषताएं होती हैं वो निर्देशन हो गया। तो देखें जो शिक्षण की विशेषताएं होती हैं इनकी जो विशेषताएं ये होती है कि ये छात्रों में हमेशा ही जो है निर्देश या सूचनाएं ज्ञान कह सकते हैं कौशल को ये प्रदान करने का छात्रों कार्य करती है। तो निर्देशन का जो मतलब है वो छात्रों को जो निर्देश देने से है, सूचना प्रदान करने से है, ज्ञान कौशलों का अपना आदान प्रदान करने से है। तो एक शिक्षण की जो सर्वोत्तम जो विशेषताएं या एक अच्छी जो विशेषता ये मानी गई है कि यह हमेशा क्या इसकी प्रकृति होती है यह सूचना देने योग्य होती है छात्रों। तो ये अगर देखा जाए तो जो योकोमेंड जो सिंपटम थे उन्होंने जो है शिक्षण की अपनी जो विशेषताएं में जो 9वां या लास्ट पॉइंट रखा निर्देशन, यानी जो शिक्षण की विशेषताएं होती हैं वो छात्रों को जो अच्छे निर्देश देने का कार्य करती है। छात्रों शिक्षण की विशेषताएं के बाद अब हम आप लोगों को एक जॉन ब्लूम थे, जॉन ब्लूम ने जो है शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात किए हैं या इसके बारे में बताए हैं कुछ शिक्षण के उद्देश्य। देखिए इन्होंने जो है जो जॉन ब्लूम ने जो है शिक्षण के उद्देश्य के बारे में या जो शिक्षण की जो उद्देश्य हैं इस जो है उद्देश्यों को 3 भागों में ये बांटने का प्रयास किए हैं छात्रों। अब देखते हैं जो शिक्षण के उद्देश्य हैं
इस शिक्षण के उद्देश्य को इन्होंने 3 भागों में छात्रों बांटे हैं, जिनमें अगर बात करें इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, फिर इसके बाद भावात्मक उद्देश्य हो गया, भावात्मक के बाद फिर नंबर 3 जो आता है वो क्रियात्मक उद्देश्य हो गया छात्रों। अगर हम जॉन ब्लूम के अनुसार देखें तो जो जॉन ब्लूम ने जो है शिक्षण के 3 उद्देश्यों के बारे में छात्रों बात करते हैं। अब बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों ऐसे जो है उद्देश्यों को कहा जाता है जो कि छात्रों में सूचनाएं या ज्ञान देने का कार्य करें। कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं कि जो छात्रों को ज्ञान एवं सूचना देने का कार्य करते हैं, इसीलिए उन जो उद्देश्यों को हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की श्रेणी में रखते हैं। अगर देखें तो जो ज्ञानात्मक जो है उद्देश्य, अगर ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में देखें, इसमें जो पहला उद्देश्य आता है बालक को उनकी स्वयं की भाषा का ज्ञान प्रदान करना। बालक को उनकी स्वयं की भाषा का ज्ञान प्रदान करना, अपनी भाषा से अन्य व्यक्तियों को सूचना प्रदान करना और अपनी भाषा से अन्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करना, बालकों में सूचना संग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, बालक में मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों संसार के बारे में ज्ञान प्रदान करना, मानसिक शक्तियों के बाद और संसार के बारे में उन्हें ज्ञान प्रदान करना। तो ये सभी जो छात्रों को प्रदान करने का कार्य किया जाता है, इसीलिए इस जो है उद्देश्य को हम क्या कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला उद्देश्य बालक उनकी स्वयं की भाषा का ज्ञान प्रदान करना, बालकों में सूचना संग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, बालक में मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक में हाव भाव या उच्च संपर्क का विकास करना हो गया। कहने मतलब सभी कुछ को इसमें शामिल किया गया है। अब ज्ञानात्मक की बात आगे जो आता है उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य। देखिए जो भावात्मक उद्देश्य हम ऐसे जो है उद्देश्यों को कहते हैं कि जो छात्रों में भावना या जो फीलिंग का कार्य करें। ऐसे उद्देश्य जो छात्रों में भावना उत्पन्न करने का कार्य करें। अगर इसके बारे में देखें, नैतिक एवं धार्मिक भावों का विकास करना, नैतिक एवं धार्मिक भावों का विकास करना, संवेदनशील बनाना, संवेगात्मक संतुलन में स्थायित्व प्रदान करना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास करना। तो कहने का मतलब सभी कुछ जो है इस पॉइंट के अंतर्गत छात्रों आता है। तो अब देखें भावात्मक के बाद आगे जो हमारा नंबर 3 जो उद्देश्य आता है वो छात्रों क्रियात्मक उद्देश्य आता है। जो क्रियात्मक और उद्देश्य के बारे में देखें, यह जो है शिक्षण का या शिक्षण की जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य का तीसरा या 3rd भाग है क्रियात्मक उद्देश्य, या इसी को हम एक नाम और है छात्र इनको कौशलात्मक उद्देश्य कहते हैं। तो कौशलात्मक उद्देश्य में छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है। ऐसे छात्रों में ज्ञानार्जन करने की क्षमता का विकास हो जाता है और छात्र जो है अपने हाथ से कुछ करके दिखाने का जो प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी के माध्यम से छात्रों में क्रियात्मक जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो छात्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।